120, ये धारा 120 जो है ये कहता है 120 का कि आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा बताता है। फिर 120 ख बताता है आपराधिक षड्यंत्र का दंड है। फिर धारा 106 ये बताता है राज्य के विरुद्ध अपराधों का विषय में। देखिए 121 से स्टार्ट करते हैं। ये भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना, ये जो हमारा इंडिया की गवर्नमेंट है इसके विरुद्ध यानी इसके अपोजिट युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना, अगर ऐसी पाई जाती है तो आपको भारत सरकार का ये नियम है कि उसके प्रति धारा 121 लगा दी जाएगी। 121 के का ये बताता है धारा 121 क द्वारा दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र है। फिर 122 ये बताता है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुक्त आदि संग्रह करना। फिर 123 युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना। फिर 124 कहता है कि किसी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग अवरोधित करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि का हमला करना। फिर 124 के है ये राजद्रोह। ये 124 का जो है ये राजद्रोह की मुकदमा दायर करता है। किसी लोगों को आपने सुना भी होगा राजद्रोही है, तो राजद्रोही क्या है? किसी पार्टी के खिलाफ बोल देना राजद्रोह थोड़े, ये देश के खिलाफ बोलना ये राजद्रोह है। फिर 125 नंबर अनुच्छेद ये बताता है कि भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना। ये बताता है कि हमारा जो भारत है वो मैत्री संबंध रखता है और जिस देश से अपना घनिष्ठ संबंध रखता है उसके खिलाफ आप युद्ध करने की योजना बना रहे हैं या किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना, हमारा भारत आपको पता होना चाहिए कि एशिया में पड़ता है, यानी कि एशिया में भारत है, तो इसके खिलाफ आप युद्ध ना करें या ना सोचें। फिर धारा 126 है भारत सरकार के समय भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। ये क्या बता रहा है कि भारत सरकार के साथ जो शांति संबंध रखने वाला शक्ति है या राज्य है या राज्य क्षेत्र है उसमें लूटपाट आप करोगे तो फिर तो आपको 126 नंबर धारा लगाई जाएगी। फिर 127 नंबर 1 कहता है कि धारा 125 और 26 की वर्णित युद्ध का या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति का प्राप्त करना। अब किसी भी एशियाई देश हो या फिर जो भारत के साथ शांति से जो है आपका शांति शक्ति स्थापित किया हो उसका जगह से जो लूटपाट करके लाओगे उसके प्रति 128 लगा दी जाएगी। फिर 129 है, अरे हम सॉरी 127 लगेगा, 128 से बताता है कि लोक सेवक का स्वेच्छया राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना। ये लोक सेवक जो है ना स्वेच्छा से जो राज कैदी है जो राजद्रोही है युद्ध कैदी को निकल भागने देना, यानी जो हमारी प्रशासनिक सिस्टम है उसको भगाना, उसके प्रति ये धारा 128 लगेगी। 129 है उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का
निकल भागना सहन करना। अब ये बात आती है कि ये तो भाई उपच्छा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना। अब कोई ये देख रहा है कि निकल के भाग रहा है, उसको भी बर्दाश्त कर रहा है, तब तो भाई उसके खिलाफ भी 129 लगेगा। फिर 130 है, ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देने, उसे छुड़ाना या संशय देना। यानी कहता है कि 130 उसके खिलाफ भी लगाई जाएगी जो ऐसे कैदी को निकल के भागने में सहायता देता है या उसे छुड़ाने या आश्रय संश्रय का मतलब उसको सहयोग देता हो, तो भी उसके प्रति भी धारा लगेगा 130। फिर अध्याय 4 आता है, अध्याय 7 आता है। ये सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराध के विषय में है। हमारे देश में सेना, नौसेना यानी कि नेवी, आर्मी और आपका एयरफोर्स वाले हैं, उसमें भी आपराधिक सिस्टम है। ये क्या है? 131। 131 ये बताता है कि विषय का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक का कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। देखिए ये क्या है कि 131 उसके प्रति लगेगा जो सैनिक है, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट हो, नौसेना में हो, आर्मी में हो या वायुसेना में हो, उसको क्या है ना, उसकी काम से विचलित करने का जो प्रयत्न करता है उसके प्रति 131 लगा दी जाएगी। बात सीधी सी है। फिर 132 आता है। 132 क्या बताता है कि विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए। फिर 133 आता है आपका, जो बताता है सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ अफसर पर, जबकि वह अफसर अपने पद की निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण। कुछ ऐसी भी होती है जो कि बहुत से सैनिक हैं जो अपने सीनियर जो भी हैं उसी पे हमला कर देते हैं, तो इसके लिए भी एक कानून है जो 133 नंबर अनुच्छेद के तहत उसको दोषी माना जाएगा। फिर 134 आता है, ऐसे हमले का दुष्प्रेरण आदि यदि हमला किया जाए। 134 जो हमला करता है उसके लिए। फिर 135 सैनिक या नौसैनिक वायुसेना द्वारा आत्म अभिव्यंजन का दुष्प्रेरण। फिर 136 नंबर है, अभित्याजक को संश्रय देना। फिर 137 नंबर अनुच्छेद ये धारा है, मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक। फिर 138 नंबर है, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अवधीनता से कार्य का दुष्प्रेरण। 138 का खत्म हो गई। फिर 139 है, कुछ अधिनियमों के अध्ययधीन व्यक्ति। कुछ 139 उस पर भी लगेगा, जो कुछ अधिनियम है उस पर वो अवमानना करता है या अध्ययधीन होता है, उसके अधीन नहीं होता है, उसके लिए सिस्टम 139 लगाई जाएगी। फिर 140 है, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना। क्या होता है कि सैनिकों में ड्रेस होता है, पोशाक होता है, तो उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना। अब ये चीज समझिएगा, पोशाक पहनना मतलब कि एक जो जीडी है और वो क्या करे कि
मेजर की जो है पोशाक पहन ले। तो ये मतलब क्या हुआ, मान लो मेजर कोई अपना पोशाक निकाल के रखा है अपना, इसने गया पहन लिया, तो भाई ऐसे थोड़ा है कि कोई ना कोई किसी का पहन लेगा, तब तो ये ससुर बवाले हो जाएगा। तो इसके लिए एक कानून बनाया गया है जो कि धारा 140 जो है लगाया जाएगा, इसका दंड होगा उसको 140 लगाया जाएगा। ये तो बात हुई 140 की। 100 ये धारा सॉरी ये अध्याय 8 है जो लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में है। अब ये क्या चीज है, ये धारा 141 जो है विधि विरुद्ध जमाव। आप क्या होता है कि कहीं कहीं बहुत बड़ा जमावड़ा हो जाता है, जैसे आजकल तो चुनावी समय में देखोगे तो एक नेता साहब जाएंगे और उनको देखने के लिए या उनका भाषण सुनने के लिए बहुत बहुत लोग इकट्ठा होंगे, खूब नारा लगाएंगे। तो वही है लोक प्रशांति, यानी कि हम शांति के विरुद्ध जो आप अपराध करोगे उसके लिए भी। अब उसमें क्या ये विधि विरुद्ध जमाव है। किसी आपको सभा करने की आज़ादी है, पहली बात तो आप ये जान लीजिए, आप 10 लोग इकट्ठा, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग हो सकते हो, पर उसमें भी दोष है। विधि विरुद्ध जमाव, किसी भी मान लो किसी का एक कानून है और आपने जमाव कर लिया और उसका लगा गलत उपयोग करने, क्योंकि भीड़ होगी तो अपने पास जो है आदमी का मैन पावर होगा। तो मैन पावर जब होगा तो क्या करोगे कि आप किसी का घर फूंक दोगे, किसी का हैंडपाइप तोड़ दोगे, ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर कोई क्षति पाई जाती है तो 141 लगाया जाएगा। 142 नंबर अनुच्छेद आता है विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। अब जैसे हमारे चुनावी समय में नेताजी जाते हैं तो वो क्या होता है, वो भी एक सदस्य ही है, यानी सब लोग सदस्य ही है, लेकिन जो भीड़ होती है वो किसके इशारे पे चलता है, नेता साहब के। तो ये नेताजी क्या करेंगे कि सदस्य हैं, पर कैसा सदस्य, ये तो भीड़ जो इकट्ठा की थी, ये तो इसका विधिवेत्ता तो नेता साहब ही है, तो इन पे भी कानून लगेगा 142। 143 में दंड होगा, जो भी दंड हो, और 144 नंबर ये धारा आएगा घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना। ये क्या बोलता है, घातक आयुध से सज्जित होकर, जैसे कि मान लो मैं भीड़ में गया, बहुत से लोग इकट्ठे हैं, उसमें घातक हथियार ले लिया, जैसे छुरा, चाकू, रिवाल्वर, यानी जो कि मानव से उसका नुकसान हुआ हो या हो सकता है। तो ये क्या करेंगे, उससे सज्जित होके जाएंगे, जमाव में सम्मिलित होंगे। तो ये बात हुआ ना कि नहीं हम ये कर नहीं तो मार देंगे गोली, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इनके प्रति 144 नंबर धारा लग जाएगा। फिर 145 नंबर में धारा में आता है किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसमें बने रहना। अब ये चीज समझिए, किसी विधि विरुद्ध जमाव में, यानी किसी भी एक समाज इकट्ठा हुआ है, उसी में हमें पता है कि वो बिखर जाने का समादेश दिया गया, यानी उसमें प्लान जो बना है
वो बिखरेगा, यानी कि फूट होगा। तो क्या करेंगे, उसमें सम्मिलित होना या उसमें बने रहना। फिर भी हमको पता है, फिर भी हम उसमें सम्मिलित हैं या फिर साथ में लगे हुए हैं, तो आपको 145 लगा दी जाएगी। फिर आपका 146 होता है बलवा करना। बलवा करना ये अगवा करना होता है। हम मान लो किसी को उसी में से एक भीड़ है नेता साहब को, उसी में से किसी को अगवा कर लिए। फिर 47 अनुच्छेद में अगवा करने के लिए दंड है ये। फिर 148 आएगा, घातक आयुध से सज्जित होकर अगवा करना। ये बलवा नहीं, ये अगवा है। ये टाइप किया है गलत, अगवा, पर ये बलवा नहीं, ये अगवा है। अब ये चीज समझिएगा, ये कहता है कि घातक आयुध से सज्जित होकर अगवा करना, यानी हम किसी को अगवा किए हैं, उसको मान लो कोई भी हथियार, घातक हथियार जैसे छुरा, चाकू या फिर अन्य कोई धारदार हथियार है, उसको दिखा के उसको अगवा कर लिए, तो आपको धारा 148 लगेगा। ये चीज मत समझो कि ना लगेगा। फिर धारा 149 आता है, विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए अपराध का दोषी। अब ये क्या कहता है, विधि विरुद्ध, जो विधि हमारा जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट आते हैं, उसके विरुद्ध आके जमाव का हर सदस्य, जमाव का हर लोग सामान्य उद्देश्य को अग्रसर के लिए किए गए अपराध के विरुद्ध दोषी है। सभी लोग मिलके, सभी लोग अपने उद्देश्य, एक ही उद्देश्य को आगे रखते हुए वो अपराध करते हैं, तो इसमें दोषी होंगे, 149 लगेगा। फिर 150 आता है, विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित करने के लिए व्यक्ति का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने प्रति मनानुकूलता। अब क्या होता है कि कहीं पे भाड़ा, यानी समझ रहे हो कि वो भाड़े पे लेना या भाड़े पर देना, यानी कि हम क्या करते हैं कि कभी कभार ऐसा सिचुएशन आता है कि लोग भीड़ इकट्ठा करने के लिए लोगों को यहाँ तक कि पैसे भी दे के बुलाते हैं। तो वो जमाव दिखाने के लिए लोग पैसा भी दे के ला रहा है, वो समझिए कि भाड़ा ही हुआ। तो उस समय वो लाए और उसमें कोई घटना कर दिए, तो 150 तो बेटर लगेगा, इसकी टेंशन में ना रहा। फिर 151 ये कहता है, 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समावेश दिए जाने के पश्चात उसमें जानते हुए सम्मिलित होना या बने रहना। अब जरा एक चीज समझिएगा, 151 क्या बोलता है कि मान लो कोई भीड़ इकट्ठा है, उसमें 5 या उससे ज़्यादा लोग हैं, मान लो 8, 10, 20 जो भी है, वो हमको पता है कि ये बिखर जाएगा, फिर भी हम उसमें बने रहें या बने सम्मिलित होना या बने रहना, यानी कहने का मतलब हमको पता है फिर भी हम उसमें जाके मिल गए या फिर उसी में होते हुए भी उसी में बना रहा, तो ये आपके विरुद्ध 151 एक्शन लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर आपका 152 आता है, लोक सेवक जब अगवा इत्यादि को दबा रहा हो तब उस पर हमला या उससे बाधित करना। कहने का मतलब कि लोक सेवक जब है उसको
बलवा इत्यादि को दबा रहा है तब उस पर हमला करने या उसे बाधित करना। देखो होता क्या है ना कि कहीं कहीं पे भीड़ जब इकट्ठा होता है ना तो झगड़ा होता है, तो उसमें कुछ लोग आते हैं, लोक सेवक ही कहा जाएगा, जो सामाजिक सेवक ही बोल लो एक प्रकार। वो क्या होता है ना कि दोनों जब दोषी आमने सामने होता है ना, तो ये समझिएगा कि एक तरफ से दोषी ये है, एक तरफ से दोषी ये है, तो ये दोनों को, एक को इधर हटाने का कार्य और एक को इधर हटाने का कार्य किया जाता है। फिर भी वो क्या करता है कि उसे हमला कर रहा है या उसे बाधित कर रहा है, तो इसके प्रति आपको 152 लगा दी जाएगी, उसमें कोई सोचने वाली बात है ये नहीं। फिर 153 आता है, अगवा कराने के आश्रय से रोष स्वरीरता से प्रकोपन देना, या यदि अगवा किया जाए या यदि अगवा न किया जाए। अब देखिए ये चीज समझिएगा 153 क्या बोलता है। मान लो हम किसी को अगवा किया, तो उसे स्वरीरता यानी कि उसे स्वयं हम प्रेरित किए हैं कि चल 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 चल, या फिर जो उसे प्रकोपित किया है, यानी कहने का मतलब कि ये कोई आदमी है, इसको हम खूब प्रेरित किए हैं कि चल 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 हमारे साथ। अब ये इच्छा से तो आएगा ही नहीं, इस पे दबाव डाला जाएगा, चल नहीं तो तुमको हथियार से मारेंगे, तो बंदूक दिखाएंगे तो गोली मार देंगे, इस तरीके से, या उसे डराया धमकाया जाएगा, प्रकोप उसको दिया जाएगा, तड़पाया जाएगा, मारा जाएगा, प्रलोभन दिया जाएगा कि चल, नहीं तो ये वो दुनिया जहां। तो वो क्या होता है ना कि चल, उसको मतलब मजबूर हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना, इस चीज़ को वो अपराधिक अगर बताता है तो 153 लगा दिया जाएगा। 153 क ये क्या होता है, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान आदि इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता या संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। 153 ये क्या बोल रहा है, जैसे आजकल जो धार्मिक प्रवृत्तियां है ना, ये एक विष की तरह काम कर रहा है। अब उसके बाद मूल वंश आता है, यानी कि वंश, यानी कि वंश क्या है, जैसे हम राजपूत हैं, तो हम ब्राह्मण हैं, तो हम मुस्लिम हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये क्या है कि एक मूल वंश आती है। अब एक जन्म स्थान आता है, जैसे आप मुंबई वाले हैं, ये यानी महाराष्ट्र वाला है, ये चेन्नई वाला है, ये यूपी वाला है, तो ये क्या है, जन्म स्थान है। इससे ये पता चलता है कि ये उस जन्म के हैं। फिर भी एक कंडीशन है, जैसे हम यूपी के ही हैं, यूपी में भी सबका निवास अलग अलग है। मान लो कोई लखनऊ से है, तो कोई कानपुर से है, तो उसमें भी होगा, ये लखनऊ वाला है तो कानपुर वाला है। अब बात फंसती है भाषा। अब मान लो हम हिंदी भाषी हैं, तो हम हिंदी भाषा वाले हैं, कोई बंगाली वाला है, कोई पंजाबी वाला है, तो जो उसकी लोकल लैंग्वेज है ना, तो ये लैंग्वेज हो गई। तो इन सब के आधार पर भी किसी समूह के बीच शत्रुता होती है, यानी कि एक समूह ये है और एक समूह है, दोनों में दुश्मनी हो जाता है, तो स्वप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना। अब ये दोनों समूह में क्या होता है ना कि
लोग ऐसे ऐसे मंत्री हैं कि ये दोनों में फूट डाल देंगे, दोनों झगड़ा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर ऐसा पाया जाता है तो 53 क लगाया जाएगा। फिर आपका 53 क है। देखिए, किसी जुलूस में जानबूझकर आयुध ले जाने या किसी सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण का आयुध सहित संचालन या आयोजन करना या उसमें भाग लेने के लिए दंड। अब क्या होता है कि 153 में मान लो इसमें नेता लोग का चुनाव हो रहा है, चुनाव की बड़े बड़े रैली कराएंगे ये लोग, उसमें क्या होगा कि कोई सम्मिलित हो जाएगा, होता भी है। अब क्या करेगा, सम्मिलित होने के बाद जानबूझ के ले जाएगा, उसमें क्या सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण, आयुध आदि संचालन का आयोजन करना है, उसमें भाग लेने के लिए दंड। आयुध का मतलब जैसे कि मान लो किसी को सीखना है, कोई हथियार छोड़ना है, या मान लो कोई हथियार का यूज करना है, तो अब क्या करेगा, वो भीड़ में इस्तेमाल कर देगा। अब उसमें क्या होगा, भगदड़ होगा, एक तो मरेगा उससे, 5 को दब के मर जाएगा। तो ऐसा अगर पाया जाता है कोई, तो 153 के अनुसार उसको तो बेटा छोड़ेगा नहीं कानून, पता चलने की जरूरत है। अब 153 है, ये राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या अपराध है। अब ये चीज समझिएगा। अब ये क्या कहता है 153 कि राष्ट्रीय अखंडता, जो हमारे भारत की अखंडता है, उसमें क्या है कि प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, यानी जैसे कि हमारा भारत तेजी से अपनी जीडीपी को गिरा रहा है। जीडीपी जो है हमारे देश की, वो डाउन होती जा रही है। अब इसमें क्या है, वास्तव में सच है या नहीं सच है? तो अब क्या होगा इस पे कि प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन का अपराध है। ये प्रतिकूल है, सच है, पर इस पे लाछन है। अब क्या लाछन है, उस चीज़ को बात अलग है, ये आरोप लगता है। जैसे अब ऐसे भाषा में समझिएगा, इतना नहीं, कोई व्यक्ति किसी कंपनी में नौकरी कर रहा था, उससे पूछा गया कि आपका भैया जो सैलरी क्या है, उसने बताया भैया 12,000 रुपये है। तो किसी ने क्या बोला कि अरे यार, 12,000 रुपये में तुम्हारा रोजी रोटी चल जाता है। अब ये तो बात तो उसने जानबूझ के कहा कि अनजान में कहा, ये तो चीज़ अलग है। उसके दिमाग में निगेटिव भावना आ गई कि नहीं यार, सही बोल रहा था। वो कल गया, अपने मालिक जो भी है उसको बोल दिया कि साहब मेरा सैलरी बढ़ा दो। उसने बोला कि नहीं, अभी सैलरी तुम्हारा नहीं बढ़ेगा। अब वो क्या किया कि उसकी बात पे आके नौकरी को छोड़ दिया। अब जब नौकरी छोड़ दी, तो अब पता चला कि अब तो उसके जगह पे कोई किसी और को रख लिया। अब जो 12,000 कमा रहा था ये, वो भी खत्म। अब ये पता चला कि बेचारा बेरोजगार है। तो ये किस उद्देश्य से कहा गया था ये तो पता नहीं है, जानबूझ के कहा कि अनजान में, पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, उसी तरह इसका प्रख्यान होता है। तो ये 153 इसका डेफिनेशन करता है। फिर 154, जैसे उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिस पर विरुद्ध जमाव किया गया हो। अब ये भी पता लगाया जाएगा कि जिस भूमि पे हुआ था, उस स्वामी यानी उसका जो मालिक है, जिसको उसका खेती वोदी कर रहा है, जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है, यानी कि ये वास्तव में उसके अनुमति से हुआ है या फिर रंगबाजी में हुआ है, ये बात पता लगाया जाएगा। अगर उसके अनुमति से हुआ है
तब तो भैया वो भी 154 पे जाएगा। फिर 155 आता है, उस व्यक्ति का दायित्व जिसके फायदे के लिए अगवा किया जाता है या बलवा किया जाता है। अब क्या है कि वो भी व्यक्ति का दायित्व भी बनता है जिसके फायदे के लिए अगवा किया जाता है। यानी कहने का मतलब जिस जगह पे होता है, क्या वास्तव में उस भूमि के मालिक का भी कोई दायित्व है? अगर है तो फिर बेटा 154 पे वो भी जाएगा, अरे 155 पे जाएगा। फिर 156 आता है, उस स्वामी या अधिभोगी की अभिकर्ता का दायित्व जिसके फायदे के लिए अगवा किया गया है। यानी कि जो स्वामी था वहाँ का या उसका अभिकर्ता था, संचालन करता था, क्या वो अपने फायदे के लिए अगवा किया है या बलवा किया है? तो अगर फायदे के लिए किया है तो फिर तो बेटा 156 पे जाएगा वो। फिर 157, धारा 157, विधि विरुद्ध जमाव के लिए भाड़े पर लाए गए व्यक्तियों का संरक्षण देना। 157 ये बताता है, जो हम विधि विरुद्ध जमाव बनाए हुए थे वो क्या लोगों को भाड़े पर लाए थे कि चलो भैया इतना रुपया दे देंगे और तुम बस ये करना है, ये भी देखा जाएगा। अगर भाड़े पे है तो 157 लगाया जाएगा, लाया है भाड़े पे तो ये। फिर आता है 158। 158 क्या होता है, विधि विरुद्ध जमा या बलवे में भाग लेने के लिए भाड़े पर जाना। 158 उस पे भी लगेगा जो पैसा भाड़ा लेके, यानी पैसे लेके जो आया हुआ है उसको भी 158 लगाया जाएगा भाई। क्यों? 159 नंबर धारा है, अगर आप दंगा करते हो तो आपको 159 लगाया जाएगा, बक्सा नहीं जाएगा। अच्छा, फिर 160 नंबर अनुच्छेद है, दंगा करने के लिए दंड। अब दंगा करोगे तो फिर तो आपको 160 लगना तय है। अब आता है ये भाग लोक सेवक द्वारा या उसके संबंधित अपराधों के विषय में। ये अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही।